नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर सीरीज़ का प्रारंभ हम राजनीतिक विचारधारा से करेंगे, अर्थात पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग होती हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते भी हैं, जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, गांधीवाद। इन्हीं विचारधाराओं का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर का उद्देश्य ये होगा कि अगर आपको इन विचारधाराओं के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो भी आप शुरू से समझने का प्रयास करिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में, मेरा नाम राजन तिवारी है। अभी जो छत्तीसगढ़ पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, पॉलिटिकल साइंस में मेरी सेकंड रैंक थी। इसके अलावा हरियाणा पीएससी में मेरी थर्ड रैंक थी। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर हम शुरुआत करें, अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में हम समझने का प्रयास करें तो आप मानिए कि आपके पास दो गायें हैं। अब समाजवाद क्या बोलेगा? अगर आपके पास दो गायें हैं तो समाजवाद बोलेगा कि अगर आपके पास दो गायें हैं तो आप एक गाय अपने पड़ोसी को दे दो। मतलब कि बराबरी की बात है, समानता की बात है। इसी की जगह अगर आप कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद की बात करेंगे तो वो ये बोलेगा कि अगर आपके पास दो गायें हैं तो राज्य दोनों गायों को आपसे ले लेगा और आपको कुछ दूध देगा। मतलब साम्यवाद में क्या होता है कि राज्य ही सब कुछ करता है। अगर हम फांसीवाद की बात करें तो फांसीवाद बोलता है कि अगर आपके पास दो गायें हैं तो राज्य दोनों को ले लेगा और आपको कुछ मिल्क बेच देगा। शब्द में अंतर करिएगा, साम्यवाद में आपको कुछ दूध दे देगा और फांसीवाद में राज्य क्या करेगा? आपको बेच देगा। मतलब आपकी गाय ले भी लेगा और आपको उसी का दूध बेचेगा। इसी में नाजीवाद के बारे में कई लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास दो गायें हैं तो नाजी सरकार आएगी, आपको गोली मारेगी और दोनों गाय ले जाएगी। तो ये नाजीवाद है। जो पारंपरिक कैपिटलिज्म है या पारंपरिक पूंजीवाद है वो बोलता है कि अगर आपके पास दो गाय हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक गाय को बेचेंगे और उसके बदले में बैल ले लेंगे। इससे क्या होगा? आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, गाय बैल से और गाय आएंगी और बैल आएंगे और आप बढ़ जाएंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है उदारवाद। इसे इंग्लिश में लिबरलिज्म बोलते हैं, जो लैटिन शब्द लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है आज़ाद व्यक्ति। तो हम लिबरलिज्म के बारे में, जो हमारी आज की पहली आइडियोलॉजी है, उसको समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। हमारा जो क्रम होगा, हम देखेंगे कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसको दो भाग में बनाएंगे। पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। आगे चल के हम इसी से रिलेटेड जो भी वन लाइनर हैं, जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिलाते हैं, नेट दिलाते हैं, तो जनरली वहाँ वन लाइनर पूछता है कि ये लिबर्टी किसने कहा, इसकी बुक का नाम क्या है, इसकी बुक कब लिखी गई। तो आगे हम वन लाइनर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड सवाल आए हैं नेट में या असिस्टेंट प्रोफेसर में या यूपीएससी जब पहले प्री होता था पॉलिटिकल साइंस में, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, लिबरलिज्म में अगर आप देखेंगे तो फ्री, डिकेड, लिबरल आइडिया, समाजवाद, पूंजीवाद, रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये सब अलग अलग आइडियोलॉजी हैं और इसी में सबसे बड़ा लिखा है लिबरलिज्म। मतलब लिबरलिज्म ये कहना चाहता है कि बाकी सबसे हम जीत गए हैं और इसी को हम उदारवाद बोलते हैं। अगर आप और अच्छे शब्दों में समझेंगे, देखिए ये जो लिखा जा रहा है वो लिबरलिज्म या उदारवाद के प्रतिपादक बोल रहे हैं। वो अपने को दिखाना चाह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। क्योंकि हम समझें अगर आसान शब्दों में, तो जो अमेरिका था उसे उदारवाद का प्रवक्ता माना जाता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और दूसरी तरफ जो रूस है या चीन है, ये मार्क्सवादी या समाजवादी हैं। तो जो उदारवादी हैं वो बोलते हैं, जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें उन्होंने कहा कि अब इतिहास का अंत हो चुका है और एक ही जो लास्ट मैन है वो उदारवाद है, जो जीत गया है। ये उदारवादी क्या है, जैसे आप इस उदाहरण से समझेंगे कि अलग अलग है। जैसे जो टोरीवाद है उसमें क्या है कि कैपिटल अर्थात पूंजी जो है वो साइकिल के का बड़ा चक्का है
और लेबर जो है वो छोटा चक्का है। मतलब कि यहाँ पूंजी को प्रधानता दी जाती है, जिससे भी साइकिल अच्छे से नहीं चलेगी। जबकि जो सोशलिज्म है, जिसको ये बोलते हैं कि रॉन्ग वे है, गलत तरीका है, उसमें कैपिटलिज्म का छोटा चक्का है, अर्थात पूंजी जो है कैपिटल वो छोटी है और जो लेबर है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जबकि ये बोलते हैं कि लिबरलिज्म जो उदारवाद है उसमें देखिए आगे लेबर भी है, अर्थात मजदूर है, और इसको चलाने वाला कौन है? पूंजी। और यहाँ कैपिटल का चक्का है और चलाने वाला है मजदूर। मतलब ये बोलते हैं कि जो उदारवाद है उसमें लेबर और कैपिटल का, अर्थात पूंजी और मजदूर का एक समन्वय है, इसलिए लिबरलिज्म जो है सही तरीका है। अगर आप इनके प्रतिपादकों से पूछेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, तो बोलते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है अर्थात धर्मनिरपेक्षता है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब इन सब की आपको आज़ादी है। हमारे यहाँ मार्केट इकोनॉमी जो है फ्री है, ये बड़ी चीज़ है, और व्यक्तिगत अधिकार मिलते हैं। तो ये उदारवाद है, इसको हम अब धीरे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आप उदारवाद की ओरिजिन को समझेंगे तो ये एक लैटिन वर्ड है, जैसे हमने पहले बताया, और आप ये समझिए कि मैक्सिमम जो पॉलिटिकल साइंस के वर्ड हैं सब लैटिन भाषा से ही आए हैं, जिसका अर्थ है कि फ्री मैन, मतलब आज़ाद व्यक्ति जो गुलाम ना हो, वो लिबर कहलाता है। और इसका पहली बार, वैसे लिबरलिज्म शुरू हो गया था 17वीं शताब्दी से, लेकिन अगर हम पहली बार प्रयोग बोलें तो वो 1812 में स्पेन में हुआ प्रयोग। आपको समझना पड़ेगा उसके बाद इसके हिस्ट्री को कि लिबरलिज्म आखिर आया क्यों। तो ब्रिटेन में क्या था या यूरोप में क्या था, उदारवाद आने से पहले या मध्यकाल में जो सिस्टम था जिसको बोलते हैं सामंती प्रथा, उसमें सबसे ऊपर राजा था, उसके बाद उसके नोबल थे, और उसके बाद नाइट्स थे, मतलब जो सैनिक थे, और सबसे नीचे किसान थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि राजा जो है अपने नोबल्स को ज़मीन देता था, बदले में ये नोबल्स क्या करते थे, अभिजात्य वर्ग था ये क्या करते थे, राजा को पैसा देते थे, मनी देते थे। इसके बाद क्या है, ये जो नोबल्स हैं वो सिपाहियों को भी ज़मीन देते थे, और बदले में ये सिपाही क्या करते थे, उनको मिलिट्री सर्विस देते थे। और सबसे नीचे आपके किसान थे, पीजेंट थे, वो क्या करते थे, इनको सर्विसेज देते थे अपनी, और बदले में ये जो सिपाही हैं इनको प्रोटेक्शन देते थे। इसी को फ्यूडल पिरामिड बोलते हैं, फ्यूडलिज्म बोलते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है, उस समय 3 चीज़ें हो रही थी। पहला था राजा, क्योंकि राजा के पास बहुत अधिक पावर थे। उस समय एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में क्या बोलते हैं कि राजा जो है भगवान का अवतार है, अर्थात राजा पृथ्वी में भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान ने, ऐसा बोला जाता है कि जब पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्स्य न्याय की स्थिति थी, लोगों को एक दूसरे को सब मार रहे थे, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी है, तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास पहुँचे। भगवान बोले देखो मेरे बदले में मेरा ये प्रतिनिधि है जो तुम्हारे ऊपर शासन करेगा, उसकी बात सब मानना। अब क्योंकि सब मान रहे हैं और जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि हो गया, अब जब तक राजा अच्छा काम किया तब तक तो आप ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर राजा बुरा हो गया, जैसे ब्रिटेन में भी कई बार हुआ, तो वो बोला कि भाई तुम लोग क्योंकि पाप किए हो ना, जनता को बोलता था, इसलिए भगवान मेरे को बुरा बना के भेजे हैं। और क्योंकि आप नहीं चुने हो ना राजा को, जो दैवी सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी है, उसमें राजा को तो भगवान भेजे हैं, आप खुद से तो चुने नहीं हो, और जब आप खुद से नहीं चुने हो तो हटा भी नहीं सकते। तो एक दिक्कत ये थी। दूसरी उस समय समस्या थी चर्च वाली। चर्च की क्या समस्या थी कि चर्च अपने को सर्वोच्च मानता था, और ये बोलता था, जैसे आप सुने भी होंगे कि किसी ने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो चर्च वाले बोले इसको लाओ लटका दो। तो मतलब आप सत्य नहीं बोल सकते थे, जो चर्च में लिखा है, जो उनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है वही सही है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते थे। इससे क्या है, लोगों का जो दिमाग है, दिमाग बंद हो गया। चर्च चाहती थी कि जैसा धर्म में लिखा है आपको वो मानना है। और तीसरा दिक्कत था यही जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो किसान है ये और कोई काम कर ही नहीं सकते, इनका काम केवल है किसानी करना। अब समाज में क्या चेंज हो रहा है कि ये जो सामंती व्यवस्था है, फ्यूडल व्यवस्था है, ये अब चेंज हो रही पूंजीवादी समाज में।
पूंजीवादी समाज में क्या हो रहा है कि यहाँ पूंजी का प्रसार हो रहा है। अब सामंती व्यवस्था टूट रही है और समाज जो है यहाँ बाजार, पूंजी, इनका बोलबाला बढ़ रहा है। मतलब लोग अब बाकी काम भी कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण हो रहा है। अगर आप और अच्छे शब्दों में समझेंगे, नए नए उद्योग बन रहे हैं, अब उद्योगों के लिए मजदूर चाहिए। तो अब सामंती व्यवस्था हट के पूंजीवादी समाज आ रहा है, जिसमें एक नया वर्ग आ रहा है जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। अभी तक या तो उच्च वर्ग था या तो किसान थे। अब जो मध्यम वर्ग है वो ऊपर उठना चाहता है, लेकिन क्या है, ऊपर कौन बैठा है? राजा बैठा है, या जमींदार बैठे हैं, या चर्च बैठी है। वो तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई नया वर्ग आए। और राजा या जमींदार की दिक्कत क्या है यहाँ? मेन समस्या क्या है अगर आपको समझना है, कि जैसे मैं मेहनती व्यक्ति हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं चाहूँ कि मैं राजा बन जाऊँ या मैं चाहूँ कि जमींदार बन जाऊँ, तो मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा नहीं हुआ हूँ। अब जो नया पूंजीवादी समाज है वो ये बोलता है कि जो मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आपके सामंतवाद का विरोध होने लगा और एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें क्या क्या हुआ? पहली चीज हुई दैवी अधिकारों को चुनौती। ये कहा गया कि राजा कोई भगवान नहीं है, और हम कब भगवान के पास गए थे? हमारे पूर्वज गए होंगे, हम क्यों माने कि आप भगवान के अवतार हो? और इसी के चुनौती में एक नया सिद्धांत आया जिसको बोलते हैं सामाजिक समझौता, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत ये बोलता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत ये बोलता है कि जो राजा है या जो हमारा शासक है उसको हम खुद समझौता करके लाएं। और अगर आप किसी शासक को खुद बनाओगे तो आप हटा सकते हो। भगवान भेजें तो अब भगवान को पहले कहाँ खोजोगे और उसके बाद कैसे हटाओगे? दूसरा ये क्या बोलता है? सामंतवाद को चुनौती देता है, क्योंकि सामंतवाद क्या था? जन्म पे आधारित था। और तीसरा ये चर्च को चुनौती देता है, क्योंकि चर्च जो है आपके फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ रिलीजन के खिलाफ थी। चर्च, जैसे पहले कहा, चर्च बोल रही कि अगर सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे, आप केस सुने होंगे, गैलीलियो ने कहा, उससे पहले ब्रूनो का केस है, जला दिया गया। तो अगर आप चर्च को चुनौती दोगे, भले आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इन्होंने चुनौती दी, इन्होंने कहा कि भाई हम क्यों मानेंगे धर्म, हमारा अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगली चीज आपको जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। अब जो वहाँ का सिस्टम था यूरोप का वो बदल रहा था। अब वहाँ उद्योग आ रहे थे। पहले आपने सुना होगा कि भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद छोटे छोटे कारखाने बनने लगे, फिर बड़े बड़े कारखाने बनने लगे और उद्योग बनने लगे। तो जब उद्योग बने तो वो बोला कि उद्योग सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार से हमको नुकसान होता है। और जब औद्योगिकीकरण बढ़ा, मध्यम वर्ग आया, एक जो नया वर्ग जो उद्योग में काम कर रहा था, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमको सरकारी हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस समय जो सरकार भी थी या जो राजा भी था वो भी चर्च से बंधा हुआ था। आप सुने होंगे टू स्वॉर्ड थ्योरी, मतलब दो तलवारों का सिद्धांत, जिसमें ये कहा जाता है कि एक तरफ चर्च है, दूसरे तरफ राजा है। तो उदारवाद ये चाहता था कि औद्योगिकीकरण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और जो बाजार है वो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो। ये देखिए, ये जो चित्र है इसको प्रबोधन का एक चित्र माना जाता है, जिसमें प्रबोधन क्या है, एक रिनेसा शब्द सुने होंगे, जिसमें क्या होता है, यूरोप के लोग नए तरीके से सोचने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, वो डिबेट करने लगे। वो ये नहीं माने कि क्योंकि ये चीज़ सब बोल रहे हैं इसलिए हम भी मानेंगे। जैसे आप सुने होंगे हिंदी में है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, उनका सिपाही बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। मतलब सुबह सुबह की बात है, सब रात बोल रहे हैं तो आपको मानना है। प्रबोधन क्या है कि ये यूरोप में 1650 के दशक से लेके 1780 तक चला। इसको बोलते हैं ज्ञान का युग या ज्ञानोदय युग। इसमें क्या है कि पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटके तर्क का, विश्लेषण का और वैयक्तिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। और जो कैथोलिक चर्च हैं और जो भी अन्य संस्थाएं हैं जिन्होंने जो अपने अस्तित्व को बचाना चाहती थी, जो यथास्थितिवाद, मतलब जो स्थिति चल रही है उसी को चलाना चाहती थी, उनको चुनौती दी। अब अगर हम उदारवाद के विभिन्न पहलुओं को समझें,
आप ये समझ गए कि उदारवाद क्यों आया। उदारवाद इसलिए आया क्योंकि राजा के अधिकारों को कम करना था, उसके दैवी अधिकार को कम करना था। उदारवाद इसलिए आया क्योंकि जो सामंती व्यवस्था थी, जो जन्म पर आधारित थी, उसे ख़त्म करना था। उदारवाद इसलिए आया क्योंकि चर्च को चुनौती देनी थी, क्योंकि उससे आपका वैयक्तिक स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। अब अगली चीज़ ये है कि उदारवाद में है क्या, उदारवाद के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आगे चल के जो उदारवाद के अलग अलग भाग हैं जो हम पढ़ते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद, कल्याणकारी उदारवाद, नव उदारवाद, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदारवाद का जो मुख्य आधार था वो था व्यक्तिवाद। मतलब पहले क्या था, जो सामंती समाज था उसमें व्यक्ति समाज का सदस्य था, अर्थात आप अपने परिवार के सदस्य हो, अपने गांव के सदस्य हो, अपने जाति के सदस्य हो, अपने वर्ग के सदस्य हो। आपका खुद का कोई अहमियत नहीं है, आप किसी के सदस्य हो। अब क्या हुआ कि व्यक्ति जो, और उस समय वैसे ही होता था, आप एक गांव में रहते हो, पूरा गांव मिलके खेती कर रहा है, आपका पूरा परिवार मिलके गाय पाल रहा है, जानवर पाल रहा है। अब क्या हुआ, व्यक्ति अपने गांव से निकला, अपने परिवार से निकला और बाहर कारखाने में आया। बाजारवाद के कारण जो उसके पारंपरिक कार्य थे, जो वो परिवार के साथ करता था, बुनकरी का, पशु चराने का, वो छोड़ के अब वो बाहर आने लगा। और जब बाहर आया तो उसका अपना अस्तित्व आया। वो बोला कि भाई मैं व्यक्ति हूँ और मेरा अपना अलग अस्तित्व है। जैसे इमैनुअल कांट हैं, वो बोले कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, व्यक्ति साधन नहीं है कुछ करने का। साध्य मतलब होता है जो अंतिम उद्देश्य होता है, एंड। तो कांट बोले कि व्यक्ति स्वयं में एक साध्य है, व्यक्ति साधन नहीं है। और व्यक्ति की जो गरिमा है और उसका जो इक्वल वर्थ है, मतलब समान उसकी क्षमता है, उसको मानना चाहिए। और उन्होंने माना कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते कुछ अधिकार मिलते हैं, जिनको प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, नेचुरल राइट। हम लोग जैसे लाग बोलते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते मिलते हैं। तो ये है व्यक्ति। ये कहता है कि हर मानव यूनिक है और सभी समान है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई राजा है, कोई रंक है। हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है, वो यूनिक है और सभी लोग समान हैं। ये व्यक्तिवाद की पहली धारणा थी। मतलब उदारवाद की पहली धारणा है व्यक्तिवाद। वो व्यक्ति को किसी का सदस्य, समाज का सदस्य न मान के व्यक्ति को एक एटोमिज्म बोलते हैं, उसको व्यक्ति का अपना स्वयं का अस्तित्व है, ये माना। दूसरी चीज़ है जो उदारवाद की है वो है फ्रीडम, जिसको लिबर्टी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप अपनी इच्छा से सोच सकते हैं, अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं, उसकी क्षमता। तो मिल बोला कि जो फ्रीडम है, उन्होंने एक जॉन स्टुअर्ट मिल एक चिंतक थे जिन्हें उदारवाद के बहुत महत्वपूर्ण चिंतक हैं, उन्होंने एक हार्म प्रिंसिपल दिया, मतलब क्षति का सिद्धांत। वो बोले कार्य दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग, सेल्फ मतलब मेरा अपना कार्य, मतलब मैं अपने जीवन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा हूँ, वो सेल्फ रिगार्डिंग है। और दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग, जिससे दूसरे प्रभावित होते हैं। मिल बोलते हैं कि जहाँ तक आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपसे जुड़ा है, जिससे दूसरे को कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसी में मिल बोले कि जैसे मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरे को, जैसे ये चित्र बना है कि मेरे को भाई सेल्फ है ना, हेलमेट लगाऊं या ना लगाऊं, अगर नहीं लगाऊंगा तो मरूंगा मैं खुद, या सीट बेल्ट लगाऊं ना लगाऊं, उसमें राज्य मेरे को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा सेल्फ वाला कार्य है। लेकिन अगर मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाता हूं कुछ करके, तो फिर राज्य मेरे को, मेरी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपकी स्वतंत्रता है, अगर आप अपने स्वयं से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जिससे दूसरे को नुकसान है वो काम आप नहीं कर सकते। जैसे आप, यही उदाहरण है कि आप हेलमेट लगाओ ना लगाओ, वो आपका सेल्फ रिगार्डिंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हो, उससे दूसरे को नुकसान होगा, तो वो काम आप नहीं कर सकते, वो अदर रिगार्डिंग होगी, क्योंकि शराब पी के आप दूसरे को ठोकोगे, उसको दिक्कत होगी। तो ये मिल का प्रिंसिपल है। आगे एक और चिंतक आए जिनकी किताब है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आइजिया बर्लिन। उन्होंने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा। बोले एक स्वतंत्रता होती है जो है निगेटिव स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता।
नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि इसमें आपको बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, मतलब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, आपका मन जो है वो करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं आपको। मतलब राज्य आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, राज्य और व्यक्ति के बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध। आपका मन है जब सोना है सोइए, जब उठना है उठिए, जो करना है करिए, मरना है मरिए, जीना है जिए, राज्य को कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें राज्य क्या करेगा, आपकी क्षमताओं का विकास करने का प्रयास करेगा। जैसे अगर आपको जैसे राज्य शिक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, तो इससे आपकी क्षमता बढ़ रही ना। ऐसा तो नहीं है कि राज्य के हस्तक्षेप करने से आपको नुकसान हो रहा है। इसी में मिल एक सिद्धांत देते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि एक कार से आप जा रहे हैं, सामने एक पुल है जो टूटा हुआ है। अब यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है। निगेटिव लिबर्टी में क्या है, व्यक्ति आपको नहीं बताएगा पुल टूटा है, आपकी कार जाएगी, आप हो सकता है चोटिल होगे, मरोगे। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है कि ये व्यक्ति आपको बता देगा कि भैया पुल टूटा है, इससे आप अपनी कार मोड़ लोगे। तो मिल ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति के आपको बताने से कि पुल टूटा है, आपकी स्वतंत्रता कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर राज्य आपसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, तो आपकी स्वतंत्रता बढ़ेगी। बल्कि कभी कभी ऐसा भी है कि राज्य जब आपको कोई सलाह देगा, जैसे राज्य बोला कि पुल टूटा है मत जाओ, इससे आपकी स्वतंत्रता बढ़ी, कम नहीं हुई। राज्य अगर आपको शिक्षा दिया, जैसे आप ही सोचिए, आप बचपन से आए, राज्य शिक्षा देता है, सरकारी हॉस्पिटल हैं। अब राज्य के हस्तक्षेप से हमारी स्वतंत्रता कम नहीं होती ना। अच्छा इलाज हुआ तो हमारी स्वतंत्रता बढ़ती है, अच्छी शिक्षा मिली, हमारी स्वतंत्रता बढ़ती है। कोविड के टाइम राज्य आपको वैक्सीन दिया, आपकी स्वतंत्रता बढ़ी ना। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि राज्य के कारण हमारी स्वतंत्रता कम हुई। अगला जो है वो है जो उदारवाद का तत्व है, उसको बोलते हैं रीज़न। ये हम जो प्रबोधन पढ़ रहे थे रिनेसा में, क्या था कि उसका मेन उद्देश्य क्या था कि आपका जो विवेक है उसको जगाना, जो परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास हैं उसको ख़त्म करना। जैसे भारत में भी एक अंधविश्वास था कि हम समुद्र से बाहर, अगर आप समुद्र में पैर रखोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसके कारण मान लीजिए कि भारत इतना पीछे रहा। नहीं तो जैसे ब्रिटेन हमको गुलाम बनाने आए, हम भी चल देते गुलाम बनाने, लेकिन हमारे दिमाग में भरा था कि भाई बाहर गए तो धर्म खत्म। तो जो धर्म है कभी कभी आपको पीछे ले जाने का भी काम करता है और अंधविश्वास जुड़ जाता है उससे। तो प्रबोधन का उद्देश्य क्या है कि आपके जो अंधविश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, उनको चुनौती देना। ये क्या बोलता है कि मानव तार्किक है, तर्क से वो डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, लोगों से चर्चा करेगा, वाद करेगा, प्रतिवाद करेगा, संवाद करेगा, उससे आपको एक विवेक आएगा। उसके बाद अगर आप कोई बात मानते हैं तो सही बात है। इसकी बात रूसो भी करते हैं, कांट भी करते हैं, बेंथम भी करते हैं कि मनुष्य विवेकशील है। अगला जो उदारवाद का तत्व है वो है न्याय, जस्टिस। ये क्या बोलता है कि सभी मनुष्य समान हैं। पहले क्या था कि एक राजा है वो बड़ा होगा, जो नीचे का व्यक्ति वो छोटा होगा, कोई दास होगा। आप ये भी सुने होंगे दासों को बेचते खरीदते तक थे। तो इन्होंने बोला उदारवाद ने कि समान होना चाहिए हर कोई। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अलग है ये असमान है। रेस के आधार पे, रंग के आधार पे, रंग भेद आप सुने होंगे अमेरिका में अभी तक होता है। धर्म के आधार पे सब समान होंगे, समाज में सबकी समान स्थिति होगी और अवसर की सभी को समानता दी जाएगी। मतलब जो मेरिटोक्रेसी होता है, मेरिटोक्रेसी मतलब कि मेरिट के आधार पे चयन होगा, इसलिए चयन नहीं होगा कि आप इस परिवार के हैं। एक और उदारवाद का जो मूल तत्व है वो है टॉलरेशन। टॉलरेशन में क्या होता है कि आपको सामने वाले की विविधता का सम्मान करना है। इसका कई लोग बोलते हैं कि ये निगेटिव शब्द है कि हम टॉलरेट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन उदारवाद का ये मूल तत्व है। जैसे वॉल्टेयर का अगर आप कथन सुनेंगे तो बोलता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बोलने के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मतलब मैं भले आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी बात सुनूंगा। मिल बोलते हैं कि अगर 100 व्यक्ति हैं और एक आदमी भी 100 में 99 व्यक्ति भी एक पक्ष में बोल रहे हैं और एक व्यक्ति उसके खिलाफ बोल रहा है, तो हमको उस एक व्यक्ति की बात भी सुनना चाहिए।
इसी को बोलते हैं कि विविधताओं का सम्मान। उदारवाद बोलता है कि समाज में जितने प्रकार की भी विविधता हैं उसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसको आपको मानना चाहिए कि ये सही है। कुछ चिंतक ये भी बोलते हैं कि टॉलरेशन मतलब टॉलरेट करना, मतलब सहन करना। भारत में क्या बात होती है? सहिष्णुता की, मतलब हम सहिष्णु बनेंगे खुशी से। जैसे मान लीजिए दो रेस के लोग हैं या दो धर्म के लोग हैं, आप एक तो उनको टॉलरेट कर रहे हैं, अगर आप टॉलरेट करेंगे, सहन करेंगे तो कभी ना कभी तो फूटेंगे। और दूसरा होता है सहिष्णु होना, मतलब एक दूसरे की विविधताओं का सम्मान करना। आप अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, रेस के हैं, क्रीड के हैं, कल्चर के हैं, आप सम्मान करिए, साथ में रहिए। यही मल्टीकल्चरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जो उदारवादी राज्य है उसमें क्या है कि उदारवादी राज्य जो हम पहले पढ़े थे कि पहले का राज्य क्या था, वो बोलता था कि वो दैवी अधिकार है, मतलब भगवान राज्य को बनाए, तो आपका उसके ऊपर कोई बस नहीं था। लेकिन अभी क्या किया गया, हॉब्स लॉ रूसो ने कहा सामाजिक समझौता का सिद्धांत। वो बोले राज्य को भगवान नहीं बनाए हैं बल्कि हम बनाए हैं। दूसरा सवाल आता है कि हम क्यों बनाए, तो बोलते हैं कि जब लोग पहले, जब राज्य नहीं था, उस अवस्था को बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। वहाँ क्या था कि राज्य के लिए दिक्कत थी, राज्य लोगों की अपनी स्वतंत्रता नहीं थी, लाइफ नहीं थी, प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं रख सकते, सब एक दूसरे के खिलाफ, कोई किसी का भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो राज्य बोले कि बिना कानून के स्वतंत्रता मुश्किल है। उदारवाद का मेन उद्देश्य तो स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता बिना कानून के मुश्किल है। कानून चाहिए, और कानून कहाँ से आएगा? वो राज्य लाएगा, मतलब आपको जो प्रोटेक्शन है वो तो राज्य ही दिलाएगा, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। तो जो सामाजिक समझौता इसलिए आया, वो बोलता है कि राज्य, जो लोकतंत्र जैसे हम पढ़ते हैं वैसे राज्य भी है कि लोगों के हितों के लिए लोगों के द्वारा बनी एक संस्था है। इसमें क्या है, राज्य बनाने वाले लोग हैं, मतलब जनता है, इलीट नहीं है। पहले क्या था कि राजा बनाने वाले इलीट थे, अब बोल रहे हैं कि राज्य जो है जनता बनाती है, और वो राज्य न्यूट्रल अंपायर की तरह कार्य करता है। जैसे अंपायर होता है क्रिकेट में, आप देखे होंगे, वैसे राज्य भी रहेगा। वो केवल देखेगा सब सही तरीके से चले, उसको बाकी मतलब नहीं है। जैसे अंपायर ये बोलता है ना कि ये क्रिकेट में बॉलिंग की, अगर स्टंप में पड़ी तो आउट हो गया। अंपायर ये नहीं बोलेगा कि भाई ये बॉलर थोड़ा छोटे कम उम्र का है, बल्लेबाज ज़्यादा उम्र का है, इसलिए इसको 2 बार आउट करना है। या बल्लेबाज कमज़ोर लग रहा है, बॉलर तगड़ा लग रहा है, इसलिए बॉलर को धीमी बॉल फेंकना है। ऐसा अंपायर कुछ नहीं बोलता ना। या बॉल फील्डर, देखो ये कमज़ोर बल्लेबाज मारा इसलिए इसको यहीं पे चौका दे देते हैं, मजबूत बल्लेबाज है इसलिए उसको आगे तक चौका देंगे। सेम शॉट का इसको 4 रन देंगे, उसको 8 रन देंगे, क्योंकि ये मजबूत है वो कमज़ोर है। तो ऐसा अंपायर कुछ नहीं करता, अंपायर बस जो नियम है उसके हिसाब से खिलाता है। वही चीज़ आपका राज्य भी करेगा, न्यूट्रल अंपायर रहेगा। इसके अलावा उदारवाद का जो एक और तत्व है उसको बोलते हैं संविधानवाद, मतलब संविधान की बात करना। लॉर्ड एक्टन का एक बहुत मशहूर कथन है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। वो बोले कि भाई अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ गया ना, बहुत अधिक शक्ति आ गई, तो आप बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो जाओगे। राज्य को तो हम बनाएं कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो, लेकिन कल की डेट में राज्य अगर वो हो गया, निरंकुश हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं संविधानवाद। संविधानवाद क्या है कि नियमों का एक सेट है जो बताता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपके कार्य क्या हैं। सरकार की अलग अलग संस्थाओं को ये बताता है कि तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, तुम्हारे ये कार्य हैं, तुम्हारी ये शक्तियाँ हैं, और आपको वही करना है। इसके अलावा वो बोलता है कि सब चीज़ लिखित में रहेगी, मतलब लिखित संविधान होगा जिसमें ये सब लिखा होगा। आपके जीके के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में 5 संविधान ऐसे हैं जिनका जो लिखित नहीं है। यूके तो आपको पता होगा, ब्रिटेन। इसके अलावा न्यूजीलैंड का संविधान भी लिखित नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, इज़राइल का भी संविधान लिखित नहीं है, सऊदी अरेबिया का भी नहीं है, और कनाडा का भी नहीं है। संविधानवाद एक और बात करता है जिसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, मतलब जो 3 संस्थाएं हैं आपकी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बना के रखेंगे। मतलब विधायिका कार्यपालिका को भी बैलेंस करेगी,
कंट्रोल करेगी, न्यायपालिका को भी करेगी, ये भी दोनों को करेगी और ये भी दोनों को करेगी। और रूल ऑफ लॉ तो आपको पता ही है कि कानून का शासन होगा, कानून के सामने सब बराबर होंगे। उदारवादी जो लोकतंत्र है, उदारवाद बोलता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वहाँ नियमित चुनाव होगा, मतलब एक टाइम पीरियड के पास 5 साल 6 साल में नियमित चुनाव होगा। और दूसरा कॉम्पिटिटिव भी होगा, ये भी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि चुनाव हो रहा है और एक ही पार्टी लड़ रही, वो नहीं, 2 पार्टी लड़ेंगी, दोनों बराबर शक्तिशाली रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्टी को 99% वोट मिल गया, एक को 1%, कॉम्पिटिटिव होगा। दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी एक जो न्यूनतम एज होगी उससे एडल्ट व्यक्ति वोट दे सकता है और एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। जो लोकतंत्र है वो सहमति पे आधारित होगा। राजनीतिक सहभागिता होगी, मतलब जनता राजनीति में सहभागी करेगी, कोई भी जनता लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और आपका जो सिविल सोसाइटी जैसे प्रेस है, ट्रेड यूनियन है, इसकी भी अपनी अहम भूमिका होगी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र में। गैसेट एक चिंतक हैं जो बोलते हैं कि एक किताब लिखे, वो बोले लोकतंत्र की आलोचना करते हुए, रिवोल्ट ऑफ द मासेस, वो बोले कि जो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मास से कोई मतलब जनता किसी लीडर को चुनी और वो सिविलाइज सोसाइटी के लिए खतरा हो जाता है कभी कभी। गैसेट कहते हैं कि जो मास लीडर होते हैं, मतलब लोगों के वो भड़का के, जैसे हिटलर है, लोगों के समर्थन से आए और उसके बाद वो सिविलाइज सोसाइटी जो है आपकी, जो समाज का नैतिक ताना बाना है, नैतिकता वाला ढांचा है, उसको समाप्त कर देते हैं। वो समाज को गैसेट के हिसाब से लोकतंत्र के सहारे आते हैं लेकिन समाज को बर्बाद कर देते हैं। इसी को वो बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ द मासेस। आगे फिर हम उदारवाद के अलग अलग जो पहलू हैं उनको समझेंगे। जैसे उदारवाद में आपका पहले क्लासिकल लिबरलिज्म है जो 17वीं शताब्दी से 1930 तक आया, इसे शास्त्रीय उदारवाद कहते हैं। 1930 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उदारवाद कल्याणकारी उदारवाद हो जाता है और 1970 के बाद फिर से नव उदारवाद आता है। ये अलग अलग पहलू हैं जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी तक देखने के लिए आपका खूब सारा शुक्रिया। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका खूब सारा धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी पॉलिटिकल साइंस को समझ सकें और हमारा ये जो प्रयास है वो सफल हो सके। धन्यवाद, खूब सारा धन्यवाद।